हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF है इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जुलाई मंथ और 6 मंथ दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का जश्न मनाने हेतु देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SN घोरमडे। अगला क्वेश्चन है, शहीद ऊधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है वाइस एडमिरल विनय को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष की। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है वंदना कटारिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ की वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाई है। ओलंपिक मैच में हैट्रिक लगाने वाली वंदना भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली वंदना कटारिया की खेल प्रतिभा को नया आकाश मेरठ से मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड विजेता वंदना हॉकी से पहले खो खो खेलती थी। 2002 में खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वंदना ने शानदार रिकॉर्ड बनाने के बाद कोच कृष्ण कुमार ने 11 साल की वंदना की ऊर्जा देखकर उन्हें कोच ने ही हॉकी में उतारा था। महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड वंदना कटारिया लखनऊ स्पोर्ट हॉस्टल में 5 साल प्रशिक्षु रहीं और यहीं से उन्होंने हॉकी सीखी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में जो मेरठ की वंदना कटारिया हैं उन्होंने हैट्रिक लगाई है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। और अगर मूल रूप से देखा जाए कि जो वंदना कटारिया हैं ये कहाँ की निवासी हैं, तो मूल रूप से ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर रह रही हैं, तो मेरठ में ये रह रही हैं। अब दोस्तों जो वंदना कटारिया हैं इन्होंने पहले भी कई सारे पदक जीते हैं। तो कौन कौन से पदक जीते? तो 2013 में इन्होंने जापान में 3री एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2014 में कोरिया में
17वें एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था और 2016 में इन्होंने सिंगापुर में हुई चौथी एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेल में रजत पदक जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए 11वें राष्ट्रमंडल खेल में चौथे स्थान पर ये रही थीं और अभी जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा कांड पर फिल्म बनने जा रही है, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएंगे? तो ये निभाएंगे रवि किशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड पर आधारित हिंदी फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा में अभिनेता और सांसद रवि किशन शुक्ल मुख्य किरदार में नजर आएंगे। रवि किशन 2019 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था उस पर आधारित एक फिल्म बनाई जाएगी और उस फिल्म का नाम क्या होगा? तो 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। इसमें जो मुख्य किरदार निभाएंगे वो कौन निभाएंगे? तो अभिनेता और सांसद रवि किशन शुक्ल जो है इसमें मुख्य किरदार निभाएंगे। और रवि किशन कौन है? तो ये 2019 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए थे। अब दोस्तों जो चौरी चौरा कांड है ये क्या है और कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर यह कांड हुआ था। अब दोस्तों ये जो चौरी चौरा कांड है इसमें क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे हुआ क्या कि 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हो गई थी और इसी के विरोध में जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर जो असहयोग आंदोलन था उसे रोक दिया था। तो ये थी पूरी चौरी चौरा कांड क्या था और ये कब हुआ था। और दोस्तों कुछ दिन पहले सरकार ने चौरी चौरा कांड में जो कांड शब्द है इसके स्थान पर जनाक्रोश, कौन सा शब्द? तो जनाक्रोश शब्द रखने की बात कही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा जो कांड है इसमें कांड के स्थान पर कौन सा शब्द जो है वो रखा जाएगा? तो जनाक्रोश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। सिंधु ने पहले गेम में जियाओ को 21-13 से हराया। दूसरे गेम में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन सिंधु अपनी प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ी और उन्होंने यह गेम 21-15 से जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में 2 पदक हो गए। इससे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर टोक्यो में भारत के पदकों का खाता खोला था। इससे पहले सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है और अब भारत ने कुल 2 पदक जो है वो जीते हैं। इससे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पीवी सिंधु हैं ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इन्होंने पहले कब जीता था? तो 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था और अभी इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। अब दोस्तों अगर पुरुषों की बात की जाए तो इससे पहले 2 और खिलाड़ियों ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। कौन कौन खिलाड़ियों ने? तो नॉर्मन प्रिचार्ड ने, जिन्होंने 1900 के ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल दोनों में रजत पदक हासिल किया था। और इसके अलावा सुशील कुमार ने कुश्ती में बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीतकर ये कारनामा किया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पीवी सिंधु हैं ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं पीवी सिंधु जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है। इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य SGP में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए। SGP समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद से 30 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्ति ली थी। राकेश अस्थाना 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक थे राकेश अस्थाना, उन्हें अब दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला को। टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के प्रति सम्मान करने के सम्मान में यह पुरस्कार उन्हें दिया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिव्य नयन। CSIR CSIO टीम ने नेत्रहीन लोगों के लिए दिव्य नयन नामक एक उपकरण विकसित किया। इस डिवाइस की मदद से नेत्रहीन लोगों तक मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य जानकारी प्रदान की जाएगी, जो कि एक निजी रीडिंग मशीन के तौर पर कार्य करेगी। इस डिवाइस को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए सक्षम बनाया गया है, जिसके अंदर 32 GB की स्टोरेज भी दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि CSIR CSIO टीम ने नेत्रहीन लोगों के लिए दिव्य नयन नामक एक उपकरण विकसित किया है। अब यहाँ पर जो वर्ड है CSIR और CSIO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CSIO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ डिफेंस एक्सपो में रक्षा महाकुंभ प्रदर्शनी में भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आयोजित करने की घोषणा की। इस सुरक्षा प्रदर्शनी में 3000 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधियों और 10,000 से ज़्यादा भारतीय प्रतिनिधि मंडल और 12 लाख दर्शकों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रही? तो इंडिया इज़ ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इसकी थीम रखी गई। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये चुना गया है प्रमोद भगत को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्रमोद भगत।
विश्व के नंबर 1 पर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया। कोविड-19 महामारी के कारण इन पुरस्कारों की घोषणा इस वर्ष काफी देरी से हुई। इस पुरस्कार के मिलने पर प्रमोद भगत ने ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी ली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया, तो ये चुना गया है बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण लाभ देने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। यह आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को यानी ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उन्हें 10% आरक्षण लाभ देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे 3 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार कच्चे सोने का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, बिहार। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।